नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अडानी मामले को लेकर बीजेपी जिस तरह से आक्रामक हो गई है और जिस तरह से अडानी का बचाव कर रही है, उससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। वो जिस तरह से बचाव कर रही इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन वो बचाव क्यों कर रही है ये अपने आप में भी एक बड़ा सवाल है। और बचाव के लिए जो तर्क इस्तेमाल कर रही है वो क्या है और वो कितने वैलिड हैं, इस पे भी हम आज बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात तो आखिरकार बीजेपी को, मोदी सरकार को ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि अमेरिकी अदालत में अगर एक मुकदमा हुआ है और उसका अरेस्ट वारंट आया है अडानी के नाम पर, उन्हें वहाँ पेश होना पड़ेगा और अच्छे खासे बड़े घोटाले का मामला है, रिश्वत देने का मामला है, भारत में रिश्वत देने का मामला है। तो ऐसे में उसे क्यों परेशानी हो रही है? अमेरिकी अदालत में मामला चलेगा, अडानी ने गलत नहीं किया होगा तो वो बच जाएंगे, अगर गलत किया होगा तो वो सज़ा पाएंगे। लेकिन इससे बीजेपी को क्यों परेशानी हो रही है? बीजेपी को परेशानी क्यों हो रही है ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बीजेपी और अडानी अब अलग अलग नहीं है। बीजेपी, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और अडानी, ये अब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और एक अगर डूबता है तो दूसरा भी डूबेगा, ये इसका पूरा गणित है। तो दोनों एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने में लगे रहते हैं, और इसके सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने हैं। हम सब जानते हैं कि किस तरह से अडानी बीजेपी की राजनीति में, मोदी सरकार और मोदी जी की राजनीति में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर खेलते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले अजित पवार ने कहा था कि एक मीटिंग हुई थी कि महाराष्ट्र में अघाड़ी की सरकार ना बने, और वो अडानी के घर पर हुई थी, अडानी ने बुलाया था। तो अडानी और बीजेपी का ये रिश्ता अब जग जाहिर है, इसमें कोई छिपाव नहीं। तो पहली बात तो ये है कि ये उनके लिए लाजमी हो जाता है कि जो उनका रक्षक है या जो उनका पोषक है, क्योंकि बहुत फंड देते हैं अडानी उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को, चुनाव में तमाम तरह से, तो ये लेन देन का जो सिस्टम है वो बना रहे, ये एक बीजेपी की ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि अडानी नहीं होगा तो कोई दूसरा आ जाएगा। ये फंडिंग तो कोई दूसरा भी कर सकता है, कोई इतनी विशाल फंडिंग भी नहीं चाहिए होती है भारत में राजनीति करने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए कि सत्तारूढ़ दल उसको हासिल ना कर पाए दूसरे उद्योगपतियों से। तो मामला ये है कि सबसे बड़ी चिंता उसकी ये है कि अडानी पर जब अटैक होता है तो सीधे मोदी जी पर अटैक हो जाता है, क्योंकि अडानी और मोदी की दोस्ती, अडानी की और मोदी की निकटता दुनिया भर में इस्टेब्लिश हो चुकी है, हर जगह इस्टेब्लिश हो चुकी है। बार बार ये साबित हो चुका है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अडानी के धंधे को, कारोबार को प्रमोट करते रहे हैं, विदेशों में भी जाकर और देश के अंदर भी राज्य सरकारों के स्तर पर भी उसको प्रमोट करते रहे हैं। धारावी का मामला अभी ताज़ा है, महाराष्ट्र चुनाव में जो एक बड़ा मुद्दा बना था, कैसे गौतम अडानी को वो धारावी के विकास के नाम पर इतनी बड़ी लैंड दे दी गई, और फिर उसके बाद और भी बहुत सारी लैंड पुनर्वास के नाम पर उसको दी गई। तो ये एक अडानी और मोदी के बीच का एक रिश्ता है जिससे उनकी ग्रोथ, और ये गुजरात से चला आ रहा है। जो लोग कुछ अडानी की तरक्की का रास्ता जानते हैं वो जानते हैं कि जिस तरह से मोदी उठे हैं उसी तरह से अडानी की भी ग्रोथ हुई है, और मोदी ने ही अडानी को पाला पोसा बड़ा किया है। भले ही बीजेपी ये कहती हो कि 2000 के पहले भी जो कांग्रेस सरकारें थीं वो भी अडानी को सहयोग कर रही थी, अडानी को जहाँ भी मदद होती थी वो करती थी, लेकिन वो मदद दूसरे तरह की थी, और 2000 के बाद जो मदद हुई है वो दूसरे तरह की थी। तो एक तो ये कि अडानी पर हमला हुआ है तो मोदी भी संकट में आ गए, मोदी पर भी अटैक हो रहे हैं, और राहुल गांधी ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि अडानी को गिरफ्तार मोदी जी नहीं करेंगे, चैलेंज देने के अंदाज में कहा है। और वो जानते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अडानी जो है वो उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, और वो उनका इसलिए उनको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। कोई भी जांच, अभी सेबी की जो जांच होनी थी वो भी नहीं होने दी है। तो अब मैं आता हूँ कि
जो बीजेपी है इस मामले में, जो अमेरिकी कोर्ट का मामला है, उसमें अडानी को डिफेंड करने के लिए किस तरह से बेशर्मी से उतर आई है। तो उसका पहला तर्क है कि अडानी ने जो सोलर पावर के बेचने के समझौते चाहे हैं जिन राज्यों में, वो विपक्ष शासित राज्य थे। उन्होंने कहा है छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे तो 25,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी समूह ने किया था, वो उन्होंने क्यों लिया। राजस्थान में अशोक गहलोत थे तब 65,000 करोड़ का निवेश अडानी समूह से उन्होंने क्यों करवाया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया है, उन्होंने 1 लाख करोड़ के MOU किए हैं अडानी के साथ। पश्चिम बंगाल में 35,000 करोड़ रुपए का अडानी ने निवेश किया है। तमिलनाडु में 4,500 करोड़ का निवेश किया है। और अभी 2024 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कौशल विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान अडानी फाउंडेशन से क्यों लिया। अब ये इन राज्यों में अडानी ने जो निवेश किया है उसकी बात कर रहे हैं, ये उस पावर परचेजिंग की बात नहीं कर रहे हैं जो सोलर पावर एनर्जी के जो संस्था है, राष्ट्रीय संस्था है, जिसके ज़रिए स्टेट्स को बिजली बेची जाती है। कोई भी मैन्युफैक्चरर पहले उसको बिजली बेचता है, फिर वो स्टेट्स को बेचता है। तो उसको मजबूर किया गया कि महंगे दरों पर वो राज्यों को बिजली बेचे और राज्यों को रिश्वत दी गई कि वो महंगी बिजली खरीदने के लिए समझौते करें। तो ये रिश्वत कहाँ दी गई है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। इन राज्यों से हटकर रिश्वत दी गई है, जम्मू कश्मीर में दी गई है, आंध्र प्रदेश में दी गई है, तमिलनाडु में दी गई है, छत्तीसगढ़ में दी गई है और एक और राज्य, 5 राज्यों में ये दी गई है। रिश्वत अधिकारियों को दी गई है, भारत में दी गई है। तो अब ये मामला बनता है कि आप जो कह रहे हो कि अपोजिशन के राज्यों में हुआ है, तो एक तो जम्मू कश्मीर आपके अपोजिशन का राज नहीं था, वहाँ गवर्नर रूल था और गवर्नर आपके मनोज सिन्हा थे। फिर दूसरी बात इसमें यह आती है कि अब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, एक 5वां राज्य उड़ीसा था, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अब आपकी सरकार है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है जो कि आपके NDA के अब हिस्सेदार हैं। तो अब यहाँ तो जांच ये सरकारें करवा सकती हैं या केंद्र सरकार यहाँ जांच करवा सकती है, या सारे राज्यों में जहाँ जहाँ घूस देने की बात हुई है उन सब राज्यों में जांच करवा सकती है। तो जांच करवाने के बजाय बीजेपी लोगों का ध्यान बांट रही है कि रिश्वत खाने वाले राज्य जो है विपक्ष शासित हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल जहाँ भी रिश्वत खाई गई है, रिश्वत दी गई है, वहाँ जांच क्यों नहीं करवाना चाहती बीजेपी या मोदी सरकार। दोनों इस मुद्दे पर क्यों इस मुद्दे से भाग रहे हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं इसकी जांच करवाइए। अगर विपक्ष शासित राज्य दोषी हैं, विपक्षी सरकारें या विपक्षी मुख्यमंत्री दोषी हैं, तो उनको दंडित कीजिए, उनकी सजा दीजिए, उनकी जांच करवाइए। लेकिन वो नहीं हो रहा है। कायदे से अभी तक तो होना ये चाहिए था कि जो मामले निकले हैं, जिन ऑफिशियल्स ने घूस ली है, उनके लिए एक जांच बैठा दी जानी चाहिए थी। तुरंत जांच का ऐलान हो जाता और चाहे जिस भी राज्य में हो, चाहे जो भी अधिकारी हो, सबको धरा जाता, सबको पकड़ा जाता, उनसे पूछताछ की जाती और वो जितने भी एग्रीमेंट इन राज्यों में हुए हैं उन सब को भी खोल के देखा जाता कि ये इतनी महंगी बिजली के समझौते क्यों किए जा रहे हैं। फिर जो सोलर एनर्जी का जो काउंसिल है या जो बॉडी है जो ये सारे समझौते करती है, राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी संस्थान है, वो उसको कहाँ कहाँ दबाव दिया गया, किसने किसने दबाव डाला और कैसे कैसे, क्या वहाँ भी रिश्वत दी गई और क्यों वो मान गई दबाव अडानी का कि रेट बढ़ा दिए जाएं। तीसरा पक्ष ये है कि जो बीजेपी का तर्क है कि बीजेपी शासित राज्यों में घूस नहीं दी गई, तो बीजेपी शासित राज्यों में घूस देने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी अडानी को। वहाँ तो दिल्ली से आया एक फरमान ही काफ़ी होगा। वो खुशी खुशी अडानी तो बीजेपी के मित्र हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मित्र हैं, तो वहाँ उनको घूस देने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर
जो राज्य की सरकारें इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी इस रेट पर बिजली खरीदने के लिए, वहाँ दिक्कत आ रही थी और वहाँ घूस दी गई। तो यहाँ तो एक फ़ोन मोदी जी के ऑफिस से गया होगा और बीजेपी की सरकार तुरंत पलक पावड़े बिछाकर अडानी के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गई होंगी। तो उन पावर परचेजिंग एग्रीमेंट को भी बाहर निकालना चाहिए। देखना चाहिए कि जैसे दो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट की बात हो रही है, एक राजस्थान के और एक महाराष्ट्र के, वहाँ महंगी बिजली क्यों खरीदी जाए, क्यों उसका एग्रीमेंट किया गया, उसकी जांच होनी चाहिए। कहाँ से दबाव पड़ा और कहाँ किसको रिश्वत खिलाई गई। तो अगर इस पूरे मामले को देखेंगे तो बीजेपी इसको कोशिश कर रही है कि डाल दे विपक्ष के सिर पर। वो एक तर्क ये भी दे रही है कि 2000 के पहले कांग्रेस अडानी को बढ़ावा दे रही थी, लेकिन 2000 के पहले की बात अलग है, उसके बाद की बात अलग है। और हम कहते हैं कि 2000 के बाद की बात भी छोड़ दीजिए। अब जो स्थिति है, अब जहां अडानी हैं वो जो कर रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। अगर कीनिया में आरोप लगा है कि 1.8 बिलियन डॉलर की घूस अडानी ने वहाँ भी दी है, अगर स्विट्ज़रलैंड में एक मामला इसी तरह का चल रहा है और दूसरे देशों में भी अब मामले खुलते जाएंगे, तो अब क्या होगा? सारे मामले खुलेंगे। और चूंकि अडानी की मोडस ऑपरेंडी ही यही है कि रिश्वत दो, पैसे खिलाओ और ठेके लो और फिर मनमाने कीमतों पर प्रोडक्ट बेचो, ये उनका मॉडल है, बिजनेस मॉडल है। और इसको सपोर्ट करती है मोदी सरकार, मोदी प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बूते ही वो इतने बड़े दुनिया के दौलतमंद बने हैं। और कोई काबिलियत उनमें है नहीं, उन्होंने कोई प्रोड्यूस नहीं किया है, कोई नई चीज़ नहीं बनाई है, कोई नया आविष्कार नहीं किया है, बस पैसे को इधर से उधर घुमाते रहे हैं, शेयर बाजार को मैनिपुलेट करके एक परसेप्शन बनाते रहे अपने बारे में, फिर उस परसेप्शन को भुनाते रहे हैं कि कैसे उस परसेप्शन के बल पे बड़े सौदे, बड़े प्रोजेक्ट हासिल कर लिए जाएं, और फिर उस परसेप्शन के बल पर और अपने विस्तार करते रहे हैं अडानी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अडानी के विस्तार में प्रधानमंत्री मोदी जी का सीधा हाथ है। जहाँ जहाँ वो गए हैं वहाँ वहाँ अडानी के लिए दरवाजे खोले हैं, अडानी के लिए प्रोजेक्ट, ठेके वगैरह दिलवाए हैं। तो ये एक दोनों का एक रिश्ता है। तो बीजेपी की घबराहट ये है कि संसद का सत्र शुरू हो रहा है और हंगामा होगा। अब उसके पास डिफेंस के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि विपक्ष तो सीधे सीधे जांच मांग रहा है, जेपीसी से जांच कराइए, सीबीआई से जांच कराइए। जांच से भाग क्यों रही है बीजेपी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और दो लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश वो क्यों कर रही है, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी गौर नहीं कर रही है या बीजेपी बच रही है, उन पर ध्यान देना ही नहीं चाहती है। उसे लग रहा है कि जहां इस टेरिटरी में दखल पैर रखेंगे वहीं बीजेपी भी फंसेगी, मोदी सरकार भी फंसेंगे, मोदी भी फंसेंगे, और उसके बाद फिर सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो लोग बाहर से समर्थन दे रहे हैं वो भी फिर उनके लिए भी आप अछूत हो जाएंगे और सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है जो फट रहा है, धीरे धीरे उससे लावा बह रहा है, और अगर फटता है तो मोदी सरकार उस लावे में बह जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।